हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैसियस मिक्सचर क्या होता है। इन सब चीजों को हम इस टॉपिक में सीखेंगे विद सम सुटेबल इलस्ट्रेशंस। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स exist as isotopes, and due to isotope existence the atomic mass of the element may differ for different atoms। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास के पहले आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप का डेफिनेशन है atoms of same element, atoms of same element having different mass number. This is the definition of isotope. Atoms of same element having different mass number। मैं एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हैज 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13 and कार्बन 14। all these atoms of carbon have same number of protons, number of electrons, but they have different number of neutrons। ठीक है, these have different number of neutrons, these have different number of neutrons। ठीक है, these are different number of neutrons have same number of electrons and protons, have same number of electrons protons। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम नंबर के होते हैं, लेकिन इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफर करते हैं, और ये सेम एलिमेंट होते हैं। इनका केमिकल रिएक्शन एकदम आइडेंटिकल होता है, और इसीलिए ये आइसोटोप के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास किसको कहते हैं? तो एवरेज एटॉमिक मास का एक डेफिनेशन दिया जा सकता है, इसका एक डेफिनेशन दिया जा सकता है। जैसे इसको देखिए, दिक्कत क्या है, मुझे अगर कोई कह दे कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो मैं जानता हूं कि कार्बन 12, 13, 14 इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं अगर ये कह दूं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो कोई कहेगा कि नहीं 13 भी तो होता है। मैं कह दूं 13 है, तो 14 और 12 भी तो होता है। तो किसी एक को भी मैं बोलूंगा वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये किया जाता है कि इन तीनों का ही नेचर में जो अबंडेंस है उसको मेजर किया गया साइंटिफिकली, और उसको अकाउंट में लेते हुए इन तीनों के एटॉमिक मासेस को, इनके रिलेटिव अबंडेंसेस को अकाउंट में लेते हुए जब एवरेज निकाला जाता है, देन इट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द average isotopic mass of the element by taking into consideration the relative
abundances। ठीक है, जब जितने बार भी साइंटिफिकली रिसर्च हुए हैं उसमें कौन कितना बाई परसेंटेज बेसिस पाया गया है उनको अकाउंट में लेते हुए जब हम इसका एवरेज निकालते हैं, देन वी से द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट हैज बीन डिफाइंड। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करना आपको सिखाती हूँ। ये आपका डेफिनेशन हो गया। इट इज द एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ द एलिमेंट by taking into consideration their relative percent abundances। abundance मतलब कितना पाया जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल से इसको करके दिखाता हूँ। जैसे क्लोरीन एलिमेंट को देखिए, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं 35 एंड 37। 35 एंड 37। क्लोरीन जो 35 होता है ये आपको एग्जिस्ट करता है 75%, और जो क्लोरीन आपका 37 होता है वो आपको एग्जिस्ट करता है 25%। ठीक है, अब हमें इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं मैथमेटिक्स। तो आप लिखेंगे इसको टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स, टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स आपने सैंपल में लिया है उन सभी एटम्स के मास को आप ऊपर लिख दीजिए, और कितने एटम्स आपने लिए, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द सैंपल, यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। अब आप क्या करिए, मान लीजिए कि आप ये है इनका रिलेटिव अबंडेंस, है इनका। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सैंपल में 100 क्लोरीन एटम्स लेते हैं, इफ यू टेक 100 क्लोरीन एटम इन द सैंपल, इट हैज 75 एटम्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड 25 एटम्स ऑफ क्लोरीन 37। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स 75 एटम्स आपको 35 वाले हैं तो उसका मास कितना हो जाएगा 75 एटम्स ऑफ 35 unit mass each, and we have 25 atoms of 37 atomic mass of each divided by total number of atoms divided by total number of atoms। ये आपको कितना दे देगा, ये आपको 35.5 न्यू देता है। तो हम लोग तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ये कई जगह लिखा हुआ देखते हैं 35.5। वो क्या होता है, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। कुछ लोगों को ये समझने में दिक्कत होने लगता है कि ये ऐसा सबने कैसे कर दिया। मैं आपको एक इसको अल्टरनेटिव तरीके से सिखाता हूँ। मान लो हमारे पास एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक टेस्ट किया गया है। उस टेस्ट में 35 मार्क्स पाने वाले 75 स्टूडेंट्स हैं एंड 37 मार्क्स पाने वाले आपको 25 स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास का
एवरेज स्कोर आप कैसे निकालेंगे? क्लास का एवरेज स्कोर आप कैसे निकालेंगे? तो सभी स्टूडेंट्स के स्कोर को आप ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो 35 मार्क्स पाने वाले 75 स्टूडेंट्स हैं, 35 मार्क्स पाने वाले 75 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड 37 मार्क्स पाने वाले 25 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप डिवाइड करते हैं 75 प्लस 25, है ना? एग्जैक्टली यही काम यहां पर किया गया, ठीक है। तो ये एवरेज इस तरीके से निकाला जाता है, एवरेज आपको इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है हमें, calculate a if average atomic mass of boron is 10.8. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। कैलकुलेट ए इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8। क्वेश्चन में दिया गया है बोरॉन 10 है, %80 है, एंड बोरॉन ए आपका 20%। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। बोरॉन 10 80% है, बोरॉन ए 20% है, इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है। हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? 10 into its percentage, ठीक है, A into its percentage by total। और ये कितने के बराबर आ जाना चाहिए? 10.8 के बराबर आ जाना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपको आ जाएगा 800 प्लस 20A by 100 is equal to 10.8। 800 plus 28 is equal to 800 plus 28 is equal to 1080, और 20A is equal to 1080 minus 800 is equal to 280, and A is equal to 280 by 20 यानी कि 14। कितना हो जाएगा आपको? 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो एवरेज एटॉमिक मास आप निकालना सीख गए। अब हम लोग एक और सिमिलर टॉपिक पर चलते हैं। एवरेज मोलर मास ऑफ gaseous mixture एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। मान लीजिए कि कोई हमें गैस सैंपल दिया गया है, इसमें गैस आपका दिया हुआ है A, B, C, ये सब हमें गैसेस दिए गए, ठीक है। इन गैसेस का हमें मास परसेंट कुछ दिया है, या मास परसेंट दिया हुआ है, या मास हमें कुछ दिया है, या मोल ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि इनकी मास हमें दिए गए MA, MB एंड MC हमें मास दिए गए, ठीक है। इनके GMM हमें दिए गए, GMM कितना आ जाएगा, MA, MB और MC। हमें एक कंटेनर में we have three gases, we have a mixture of three gases A, B and C having masses MA, MB and MC respectively, and their GMM mass MA, MB and MC respectively। हमें निकालना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, गैसेस मिक्सचर का एवरेज कैसे निकलता है, टोटल मास बाई नंबर ऑफ मोल। क्योंकि एवरेज मोलर मास का मतलब हो जाएगा मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, मास ऑफ गैसियस मिक्सचर पर यूनिट मोल ऑफ द मिक्सचर। मास ऑफ गैसियस मिक्सचर पर यूनिट मोल ऑफ द मिक्सचर। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, टोटल मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टोटल मास हमें कैसे दिया जाएगा, MA, MB एंड MC, ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहां से आ जाएगा, मास बाई GMM, ठीक है, मास बाई GMM एंड मास ऑफ C बाई G। ये आपको GMM एवरेज मिक्सचर का मिल सकता है। अगर आपको मोल दिया हुआ हो, ये आप मान लीजिए केस 1, अगर आपको क्वेश्चन में मोल्स दे दिए गए, A है, B है, C है, इनके मोल्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं NA, NB एंड MC, और इनके GMM भी हमें दिए हुए हैं MA, MB एंड MC। तो फिर ये फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या होगा, अब टोटल मास कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ A, मास ऑफ B, मास ऑफ C, क्या लिखेंगे, मास ऑफ A, मास ऑफ B, मास ऑफ C। तो मास ऑफ A कैसे आएगा, इसका मोल इंटू GMM करेंगे, NA इंटू MA, NB इंटू MB, NC इंटू MC डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, NA प्लस NB प्लस MC, ठीक है। तो आपको
डी आपका आंसर हो सकता है। आपको नंबर ऑफ मोल अगर दिया हुआ है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहां देखिए क्वेश्चन में मोल परसेंट दिया जाए, इसको मान लीजिए आप एनटी, क्या मान लीजिए एनटी, तो आपको हो जाएगा एनए बाई एनटी, एनबी बाई एनटी, एनसी बाई एनटी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मोल फ्रैक्शन होता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, एनए बाई एनटी। ये आपको जरूरत तब पड़ेगा जब कई बार क्वेश्चन में आपको डिफरेंट गैसेस कंपोनेंट्स के परसेंट मोल्स दिए होते हैं। तो अगर मान लो ए का परसेंट मोल 10% है, मान लो कोई क्वेश्चन में ए का मोल परसेंट 10% है, तो यहां पे क्या लिखिएगा मोल परसेंट को 110 मोल है, 100 डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा परसेंट कितना है, फ्रैक्शन कितना होगा 10/100। इसी को आपको यहां रख देना होगा, क्वेश्चन आपको रख देना। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको मासेस दिए हुए रहे तो आप कैसे बना सकते हैं, अगर आपको मोल्स दिए जाए तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखिए मैंने 3 कंपोनेंट लिया है, इसलिए आपको 3 टर्म्स आए। अगर आपको 2 कंपोनेंट लिया जाता है आपको तीसरा टर्म नहीं आता, तीसरा टर्म नहीं आता, तीसरा टर्म नहीं आता। चलिए एक एग्जाम्पल इसके ऊपर लिया जाए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर इज नाइट्रोजन इज 80% around and oxygen is 20% around। ये अजम्पशन लिया गया क्वेश्चन है, आप ये बस सोचने लगेगा कि CO2 क्यों नहीं लिए सर, क्योंकि वो सब बहुत कम अमाउंट में होता है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर इज, कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर इज दिस, ये किस चीज का है, ये आपको जो दिया हुआ है वो परसेंट बाय मास, क्या दिया हुआ आपको परसेंट बाय मास आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, देयरफॉर एवरेज मोलर मास ऑफ एयर क्या होगा, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर क्या होगा, इस चीज को हमें सीखना है। एवरेज मोलर मास ऑफ एयर आपको लिखा जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास 100 ग्राम एयर, उस 100 ग्राम में 80 ग्राम क्या होगा नाइट्रोजन, तो लिखेंगे 80 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 20, मास कितना है, मोल नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का मोल आपको हो जाएगा 80/28 mass by GMM and 20/20 by GMM। तो GMM ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है, GMM आपको
ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है। ऊपर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 100 आ जाएगा और नीचे में जब आप कैलकुलेट करेंगे (3.482 आपको आएगा। इसी को सोल्व करने पर 28.71 ग्राम पर मोल। तो एयर का 1 मोल जब आप लेते हैं तो इट इज 28.71 ग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा। ठीक है, अब हमसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो एक निकालना था। एक क्वेश्चन हमारे सामने एक और भी आता है कि which is heavier, dry air or wet air? ये क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि इनमें से कौन भारी होता है, हैवी होता है, ड्राई एयर की वेट एयर? तो कॉमन आंसर इसमें तुरंत लोग कहते हैं कि जैसे कपड़ा सूखा होता है तो हल्का होता है, कपड़ा जब पानी में भिगो दिया जाता है तो भारी हो जाता है। ये कॉमन सेंस था सबके पास और उसको लोग यहां भी लगा देते हैं। ड्राई एयर और ये वेट एयर, तो वेट एयर यानी भीगा हुआ एयर, ये तो भारी हो जाएगा और तुरंत लोग जवाब दे देते हैं कि वेट एयर आपको हैवी होता है, जो कि गलत है। आपको ड्राई एयर ही हैवी होता है, ड्राई एयर ही हैवी होता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में सोचने के लिए, समझने के लिए आप एक चीज देखिए यहां कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखिए, ये आपका नाइट्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका 80% है और ये आपका 20% है, ये है। इसका GMM कितना है 28 ग्राम पर मोल और इसका कितना है 32 ग्राम पर मोल। लेकिन इसका जब एवरेज निकाले तो कहां गया 28, 29, 30, 31, 29, 30, 31। आप एक चीज देखिए कि परसेंटेज ये होने पर इस क्वेश्चन का आंसर जो आया वो कहां लाइन पर है आपको 28.7 यानी समथिंग है, ठीक है। आप एक चीज देखिए, अगर हम लोग 28 और 32 को सीधे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज कितना आता है 30। ये कब आता है जब ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी कि 50% ये भी है और 50% ये भी है। जब दोनों 50-50% हो तो हम यहां आते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन ये कब आया जब 50 ये भी था और 50 ये भी था तो हम बीचों बीच आए। और जब आपको नाइट्रोजन 80% हो गया और ये 20% हो गया तो हम यहां चले हैं, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिक्स है, इसको इसमें समझना आपको ये है कि अगर हम हल्के वाले को, ये लाइट है और ये हैवी है, हल्के वाले का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो एवरेज मेरा हल्के वाले की तरफ चला था। चूंकि जब 50-50% दोनों का तो हम 30 पर थे,
इसको 50% से घटाए 20% कर दिए और इसको 80% कर दिए, तो मेरा एवरेज इसकी और हल्के वाले की तरफ आ गया। यानी जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज उसी की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आप एक काम करिए, इसमें आप ड्राई एयर में क्या होगा, N2 होगा, O2 होगा, पकड़ के चलिए। और वेट एयर में क्या होगा, N2 होगा, O2 होगा और H2O। ये आपको 28 वाला है, ठीक है, ये आपको 32 वाला है, ये आपको 18 वाला है। ये जो आपका गैस है वो जब हम ऐड करेंगे तो H2O मेरा यहां आता है, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। इसको उस मिक्सचर में ऐड करने के साथ ही एवरेज मेरा और इसकी तरफ हो जाएगा, यानी कि इसका एवरेज मोलर मास आपको इससे भी कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा। तो वेट एयर जो होता है उसमें हल्का गैस ऐड करने से लाइट हो जाता है और ड्राई एयर क्या होता है, अगर नहीं आपको समझ में आया है तो आप इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, हल्का गैस को ऐड करने से हल्का लाइटर गैस 18 ग्राम का मोल, ये आपको एवरेज को और नीचे लोअर कर देगा, यानी कि वेट एयर और लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो हैवी आपका कौन होगा, ड्राई एयर। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है मैथमेटिक्स, तो आप एक मैथमेटिक्स और भी सीखिए जो आप पहले से जानते हैं। देखिए आप इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बाजार में चावल बेचा जा रहा है, एक राइस है जिसका दाम है 32 रुपीज पर केजी, और एक राइस है चावल जिसका बाजार में दाम है 28 रुपीज पर केजी। आप एक चीज ध्यान दें कि आप इन दोनों को किसी भी रेशियो में आपस में मिला दीजिए, उसका दाम प्रति किलो हर केजी 28 से 32 रुपीज पर केजी के बीच में ही आएगा। ठीक है, किसी भी रेशियो में इसको आप मिला दीजिए, इसका कॉस्टिंग आपको 28 से 32 रुपीज पर केजी के रेट से ही आपको बीच में कुछ आएगा। ठीक है, कुछ इन्हीं दोनों के बीच में वो लाई करते रहेगा। लेकिन अब आप एक काम करें, इसी में एक और चावल मिला दीजिए जिसका दाम 18 रुपीज पर केजी। ये सस्ता चावल है, इन दोनों से ही ये सस्ता चावल है। इसको भी अगर आप उसमें मिला देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस पूरे चावल का जो रेट है वो 28 रुपीज पर केजी से भी नीचे आ जाए। ठीक है, ये समझ में आता है आपको कि इनके मिक्सचर में इस चावल को अगर मिला दिया जाए, इतना सस्ता चावल को, तो पूरा जो मिक्सचर जो चावल बनेगा उसका रेट इस 28 के रुपीज पर केजी से भी नीचे आ सकता है। समझ गए? और इसी के कारण मतलब इस 28 से भी आप नीचे जा सकते हैं, और इसी कारण से यहाँ एवरेज आपको 28.7 आया, और इस केस में लाइटर गैस जो मिलाएगी उसकी वजह से एवरेज जो आपको है वो 28.71 से कम हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण से वेट एयर क्या हो जाता है, आपको हल्का हो जाता है, और ड्राई एयर आपको हैवी होता है। एक टॉपिक हो गया, क्या करें, एक आध और एग्जाम्पल चौथी समझ। ठीक है, ये इस तरह से होता है। एक तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका।
मान लो हमें क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट दी vapor density of a gaseous mixture. Calculate the vapor density of a gaseous mixture containing 2 moles of NO2 and 3 moles of N2O. ये मान लो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर कनेक्टिंग 2 moles of NO2 and 3 moles of N2O. तो हम लोग को वेपर डेंसिटी निकालने के लिए कहा गया मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर। तो गैसेस मिक्सचर तो वेपर डेंसिटी हमें कैसे निकलेगा? जब वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमें उसका जीएमएम चाहिए, तो पहले हमें मिक्सचर का जीएमएम चाहिए, एवरेज मोलर मास चाहिए, ठीक है। तो जीएमएम ऑफ मिक्सचर या एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, GMM of mixture, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये हमको कैसे निकलेगा? तो टोटल मास निकाल लेते हैं मिक्सचर का, डिवाइडेड बाय टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे आगे। तो 2 मोल्स आपको NO2 का है, 2 मोल्स आपका किसका है? NO2 का है, ठीक है। इसका GMM आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन है 14 और ऑक्सीजन है 2, 32, कितना हो जाएगा? 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसका जब निकालने जाएंगे तो उसी का दुगना है, इसलिए 92 ग्राम पर मोल आपका होगा। कितना होगा आपको? 92 ग्राम पर मोल आपका इसका आंसर हो जाएगा। 92 ग्राम पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। जी एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, तो क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ मिक्सचर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टोटल मास क्या हो जाएगा? तो इसका मास प्लस इसका मास, इसका मास कितना हो जाएगा? तो इसका मोल इंटू जीएमएम लिखेंगे, 2 इंटू 46, इसका मास कितना हो जाएगा? 3 इंटू इसका जीएमएम कितना हो जाता है? 92, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 and 3। इसको आप सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको? 92 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको? 3 दूनी 6 और 9 3 27 डिवाइडेड बाय 5। इसको ऐड कर दीजिए, 2 6 और 2 8 हो जाएगा, और 27 और 9 36 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा आपका? 5 7 35 हो गया, 18 5 3 15 73.6 आता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी पूछा गया, तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर का क्या हो जाएगा आपको? GMM ऑफ मिक्सचर बाई 2 क्या हो जाएगा आपको? GMM ऑफ मिक्सचर बाई 2। ठीक है, तो GMM ऑफ मिक्सचर कितना है? 73.6 बाई 2। ठीक है, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए GMM में 2 से डिवाइड करते हैं, हमने सीखा।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 36.8, कितना हो जाएगा 36.8। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।